हेलो दोस्तों। आज हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से पहले आपको वैद्युत क्षेत्र पता होना चाहिए, और फिर उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता होनी चाहिए, और उसके बाद हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कर सकते हैं। तो जिन्हें वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता है तो उन्हें ये समझ में आ जाएगा, और जिन्हें नहीं आएगा तो उनके लिए मैं थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या होता है असल में। अभी हम थोड़ा समझते हैं कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। मान लीजिए ये कोई आवेश है, और अगर मैं मान लीजिए ये कोई आवेश है, और अगर मैं इस आवेश के सामने या इस आवेश के आसपास कोई एक कोई भी आवेश लेके आ जाऊं। मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई प्लस क्यू, यानी कि एक परीक्षण आवेश, इसे हम परीक्षण आवेश कहते हैं, क्योंकि हम अभी सिर्फ परीक्षण कर रहे हैं। तो हम इसे, अब इसका कोई मान नहीं है अभी, हम इसे सिर्फ परीक्षण के लिए ले रहे हैं। अब देखिए, पहले ये कोई आवेश था, और अब यहाँ पे एक हमने कोई आवेश लेके आ गए। तो आपको पता होगा कि जब भी किसी आवेश के सामने कोई दूसरा आवेश आ जाता है तो वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वैद्युत क्षेत्र का मतलब होता है कि जहाँ आकर्षण या प्रतिकर्षण, यानी कि हमने जो कूलॉम्स लॉ में पढ़ा है कि जब जब कोई दो आवेश एक दूसरे से आर दूरी पे होते हैं तो उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, और वो उनके समानुपाती होता है तथा उनकी जो दूरी होती है उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सेम इसी में भी कुछ ऐसा है कि जब हम इसमें ये लेके आए तो इस पर कूलॉम्स बल भी एक कार्य करेगा। जो बल कार्य करेगा उसे हम कूलॉम्स बल कहेंगे। अब आपको ये समझ में आ गया तो इसके जो बाहर होगा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ये सिर्फ समझने के लिए बनाया था मैंने। वैसे इसके इसको मैं किसी दूसरे वीडियो में, वैसे मुझे वो पहले बनानी चाहिए थी वीडियो, लेकिन फिर भी चलो कोई नहीं, उसे मैं बनाने की दूसरी वीडियो में बना दूंगा। अब हम बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, अभी मैं इतना डिटेल में इसे नहीं समझा रहा हूँ। अब देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमें सिंपल से एक छोटा सा फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं पहले। E इज इक्वस टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो मैं इसकी अभी कोई वो ज़्यादा वो नहीं कर समझाऊंगा इसमें। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, जब भी हमें कोई थ्योरी याद ना हो, इस बात को गौर करें कि जब भी हमें कोई थ्योरी याद ना हो तो हमें इसकी थ्योरी इसके सूत्र में ही ढूंढनी होती है। कहते हैं ना कि किसी चीज़ की, अगर हम किसी चीज़ को जानने की कोशिश करें तो वो चीज़ उसी में छिपी होती है। तो अगर हमें इसमें देखें तो इसमें जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसे ई से प्रदर्शित करते हैं, और इसमें जो ये एफ है, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन मैं अभी जो ये बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आगे समझ में आ जाए। मैं असल में, मेरा जो टॉपिक है आज का, मेरा टॉपिक यही है कि जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि हमें क्या करना है, किसी बिंदु आवेश के कारण, अगर कोई बिंदु आवेश है तो उसके कारण किसी विद्युत बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। तो मेरा यही प्रश्न था आज का, वो मैंने ऐसे ही थोड़ा समझाने के लिए ताकि आगे कोई वो ना हो, तो उसके लिए मैंने किया था। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाए, मान लो
तो हम उसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो उसे सॉल्व करने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि जैसे मान लो कि ये कोई क्या है, बिंदु आवेश। मान लो ये कोई बिंदु आवेश है, ठीक है, और ये ओ पर स्थित है तथा इससे कुछ दूरी पर या कहीं दूर स्थित एक दूसरा बिंदु है, उसे हम पी नाम दे देते हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो क्या है, स्मॉल आर। अब देखिए, अभी तो ये कुछ भी, अभी इसमें कोई वो नहीं है, अभी ये एक स्थिर, बिल्कुल मतलब इसमें कोई बल कुछ अभी कुछ नहीं है इसमें। लेकिन अब मुझे अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है तो मुझे इसे पहले विद्युत क्षेत्र में लाना होगा। विद्युत क्षेत्र में कब आएगा, जब मैं यहाँ पे कोई परीक्षण आवेश लेके आ जाऊँ। तो मान लो कि मैंने कोई परीक्षण आवेश लेके आया हूँ Q0, ये परीक्षण आवेश में लेके आ गया, और जैसे ही मैं परीक्षण आवेश लेके आया तो यहाँ पे क्या लग गया, कूलॉम बल। और जैसे यहाँ कूलॉम बल लग गया तो यहाँ की जो यहाँ पे जो होगा, तो उसी से हम आगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करेंगे। तो हमें थोड़ा पहले दो लाइन लिख देते हैं कि माना बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 लाने पर, तो मैं जब इस पे Q0 आवेश को लेके आया तो हमें एक सूत्र मिल गया, क्या, F इज इक्वस टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। असल में ये जो सूत्र है, ये सूत्र मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, और इसमें हमने एक चीज़ बताना भूल गया था मैं, जो इसमें के होता है, इस के हम इस के का जो मान होता है ज़्यादातर वो हम दो चीज़ों के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसका जैसे मान लो कि निर्वात हो या वायु के लिए, तो इसके लिए हम इस के का मान 1 यूज़ करते हैं, तो कुल मिला के वही आ जाता है। तो अब हम बात कर रहे हैं, तो इसमें हम देखते हैं इसमें होता क्या है। तो असल में ये जो सूत्र है, ये सूत्र यहाँ पे लागू होगा क्योंकि यहाँ पे दो बिंदु आवेश हैं। अब हम बात करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आप सोच रहे होंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से ही वैद्युत क्षेत्र का वो क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ही इसका फॉर्मूला पुट इन करना है। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है क्या, अभी मैंने यहाँ ऊपर भी लिखा हुआ था, ये E इज इक्वस टू एफ अपॉन Q0, तो इसी को नीचे लिख देते हैं, E इज इक्वस टू एफ अपॉन Q0। अब मैंने ये ऐसा लिख दिया। अब हमें थोड़ा सा इसमें बदलाव करना है। हमें क्या चाहिए, असल में जो हमें चाहिए हम उसे लिख देते हैं। तो हमें इसमें कुछ नहीं चाहिए, हम इसे सेम इसी फॉर्मेट में रखते हैं। F का मान हमारे पास है और इस Q को हम अलग लेके आ जाते हैं। तो मान लो हम इसे ऐसे लिख देते हैं, मानने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे ऐसे ही लिख देंगे, Q0 इंटू एफ। इतना समझ आ गया, क्योंकि ये तो कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है समझने के लिए। तो अब हम रख देते हैं क्या, 1/Q0, और इस F का मान यहाँ रख देते हैं। तो क्या, जो इस F का मान है तो वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1, ये हो जाएगा Q0। हम यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई हो रहा है हम उसी की बात कर रहे हैं। Q1 Q2 तो एक एग्जांपल क्या होता है यहाँ पे जो आवेश जो हैं वो दो ही आवेश हैं, Q और Q0, तो उसी को हम यहाँ लिख देंगे। तो Q इंटू Q0 अपॉन
जो फॉर्मूला होता है उसके नीचे जो आर स्क्वायर होता है तो हम उसे लिख देंगे आर स्क्वायर। अब देखिए अब हमें करना क्या है, असल में हमें कुछ नहीं करना है, बस लगभग आ ही गया है। तो ये जो हो जाएगा E इज इक्वस टू, इस क्यू नॉट से मैं इसे काट देता हूँ, लेकिन आप अगर काटोगे तो इस ब्रैकेट को हटा देना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इससे ये कट जाएगा। तो ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर। आपके पास ये आ गया। लेकिन अब हमें एक चीज़ और देखनी है कि इसमें अभी के है, तो हमें एक लाइन और लिखनी होगी कि निर्वात अथवा वायु के लिए क्या लिखना होगा, निर्वात अथवा वायु के लिए। तो इसके लिए के क्या हो जाएगा, के बराबर 1 हो जाएगा। तो अब हम इसे लिख देते हैं 1 अपॉन, असल में अगर मैं इसे अलग लिखूँ तो हमारे लिए फ़ायदा होगा। फ़ायदा क्यों होगा मैं बताऊंगा अभी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। मैंने ऐसा इसे अलग क्यों लिखा जानते हो, मैंने इसे अलग इसलिए लिखा क्योंकि इसका एक फ़िक्स मान होता है, वो क्या होता है 9 इंटू, ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो इस सूत्र को हम यहाँ रख सकते हैं। तो ये छोटा सा डेरिवेशन है, लेकिन मैंने इसे ज़्यादा बड़ा कर दिया था। पर अगर आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया है तो ठीक है। हाँ एक चीज़ और इसमें मैं इसका मात्रक बताना भूल गया था। तो इसका मात्रक निकालना बहुत ही आसान होता है। बस आपको ये इनके जो फॉर्मूले हैं वो ढंग से याद होने चाहिए। तो इसमें देखिए एफ़ का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और इस क्यू का मात्रक क्या है कूलॉम। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन अपॉन कूलॉम। तो जब हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम, जैसे हम लिखते हैं ज़्यादातर। तो ये इसका मात्रक हो जाएगा, और इसका मात्रक भी ऐसे ही आएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। तो चलिए धन्यवाद।